Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 मई 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेला टनल को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना क्योंकि काफ़ी चर्चा में है। उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब उस समय पर एक डिक्लेरेशन चर्चा में होगा जिसका नाम है फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। तो जो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन है जो कि उस समय न्यूज़ में था, वो आखिरकार कौन से ग्रुप से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बोलता है आसियान, ऑप्शन बी बोलता है ब्रिक्स, ऑप्शन सी बोलता है ओईसीडी या फिर ऑप्शन डी बोलता है डब्ल्यूटीओ। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। आपको पता होगा कल भी हमने इस आर्टिकल का डिस्कशन किया था वैसे तो, कि जो पेट्रोल और डीजल है इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो यहाँ पर अभी थोड़ी सी कट डाउन कर दी गई है, उसको कम कर दिया गया है। प्लस जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उसके ऊपर 200 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे सरकार देगी। जो भी यहाँ पे लोग उज्ज्वला स्कीम के अंदर में आते हैं वो भी आपको पता होगा, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन अब उस टॉपिक को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। कल काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारी यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी ऑयल बॉन्ड्स को लेकर, क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन आपको ऑयल प्राइसेस के बारे में सारी बातें इंटरेस्टिंग वे में और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से जानने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा, ये परसों की बात है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने यहाँ पर इस ड्यूटी के अंदर रिडक्शन किया है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर इन ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया है। अभी इस छोटे से आर्टिकल में एक कंसर्न भी दिखाया गया, यानी कि एक चिंता वाली बात ये निकल कर आ रही है। बोला यह जा रहा है कि जो अभी ड्यूटीज़ कम करी गई हैं तो क्या इससे ये हो सकता है कि जो स्टेट्स के पास में कुछ जो पैसा है वो सेंटर दिया करता था वो अब नहीं देगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहीं पर एक्साइज ड्यूटी के अंदर जो ड्यूटीज़ पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाई जाती हैं, इसी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर एक होती है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। अब जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है जो कि सेंटर के पास आती है, वो सेंटर यानी हमारी केंद्र सरकार शेयर करता है राज्य सरकारों के साथ में। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये पूछा गया कि अब मतलब कि अब जब ये एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है तो केंद्र सरकार ये वाला पैसा शेयर नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार ने या फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली बोला है कि बेसिक वाली एक्साइज ड्यूटी को हाथ नहीं लगाया गया है। जो अमाउंट शेयर किया जा रहा था पहले वो अमाउंट शेयर किया जाएगा अभी भी। तो बेसिक वाली ड्यूटीज़ के ऊपर कोई भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कुछ चीज़ समझ में आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी आगे चलेंगे, बिल्कुल टॉपिक को थोड़ा डिटेल से एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो एक एक करके समझेंगे। इस आर्टिकल को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे देखने को मिलेगी। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर जो ये फ्यूल की प्राइसिंग वगैरह है इसका तरीका क्या होता है, कैसे इसको सेट किया जाता है, जो भी तेल के दाम वगैरह हैं वो कैसे सेट किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं एक समय पर सरकार रेगुलेट क्या करती थी, यानी सरकार उनके प्राइसेस को मैनेज क्या करती थी।
लेकिन उस समय पर बवाल काफ़ी ज़्यादा होना चालू हुआ। बवाल ये होना चालू हुआ कि जब भी प्राइस अगर बढ़ जाते थे पेट्रोल के तो बोला जाता था कि यहाँ सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पर एक तरीके से सरकार के ऊपर अफेक्ट पड़ता था। और फिर इसी चक्कर में सरकार ने क्या किया, ये काम अपनी तरफ से हटा दिया, अपनी जिम्मेदारी इस पे से यहाँ पर हटा दी। और जो आज के टाइम पर पेट्रोल के प्राइसेस हैं, जो इसके दाम हैं, वो सब कौन रेगुलेट करता है? वो सब रेगुलेट किया जाता है ओएमसी के थ्रू। ओएमसी क्या है? ये है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का मतलब जैसे आज के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज़ है, इंडियन ऑयल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो जो कि ऑयल को परचेज़ करती हैं विदेशों से और फिर उसके बाद में ऑयल स्टेशंस तक ये सारा ऑयल पहुंचाती हैं। तो आज के टाइम पर जो प्राइसेस हैं वो यही कंपनीज मेंटेन कर रही हैं। और मैंने आपको बताया एक समय था 2010 से पहले ये काम सरकार देखा करती थी, लेकिन सरकार ने इसको डीरेगुलेट कर दिया 2010 में ही और बोला अब हम लोग नहीं देखने वाले हैं, अब यहाँ पे जो भी प्राइसेस वगैरह हैं वो सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखेंगी। तो ये तो पेट्रोल के साथ में हुआ था और सेम ही किस्सा डीजल के साथ में हो गया था। डीजल के साथ में यहाँ पे जो प्राइसेस को डीरेगुलेट किया गया सरकार के थ्रू, वो सब यहाँ पे 2014 में हुआ। तो पेट्रोल के साथ में ये काम 2010 में हो गया था, डीजल के साथ में 2014 में ये काम हुआ। तो आज के टाइम पर जितने भी प्राइसेस है वो सब कौन मैनेज कर रहा है? ध्यान रखना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो सरकार का इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टैक्स वगैरह चार्ज किया जाता है वो बात अलग है, उस पर आऊँगा आगे मैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो आपको यहाँ पर समझना होगा पेट्रोल की प्राइसिंग को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया आज के टाइम पर जो ये पेट्रोल की प्राइसिंग है वो एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको हम लोग बोलते हैं टीपीपी, यानी कि ट्रेड पैरिटी प्राइस। अब ये ट्रेड पैरिटी प्राइस क्या है इसको समझते हैं। टीपीपी जो फॉर्मूला है इसका मतलब यह है कि जो भी पेट्रोल और डीजल इंडिया के अंदर लेकर आया जा रहा है, ठीक है, अब ये सब इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग लेकर आ रहे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग लगभग 85% के आसपास तक जो पेट्रोल है, ये जो क्रूड ऑयल है, ये सब इम्पोर्ट करते हैं। तो अब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से लेकर आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसी हिसाब से हम लोग को परचेज करना होगा। उसी को हम लोग यहाँ पर ये टीपीपी बोलते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली बेस्ड होता है एक कैलकुलेशन के ऊपर। वो कैलकुलेशन ये है कि 80% जो पेट्रोल और डीजल है ये तो हम लोग अपने देश में खरीदते हैं और 20% के आसपास एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसी के कैलकुलेशन के ऊपर यहाँ पर इस चीज़ को सेट किया जाता है। तो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होंगे उसी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आप देख पाओगे हमारे कंट्री के अंदर भी फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग सुनते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बैरल्स के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। हाँ, बैरल्स के हिसाब से क्रूड ऑयल मिलता है। तो आप कहोगे वो तो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल हमें सस्ता तो पड़ता है, लेकिन उसको लाकर जब यहाँ पे स्टेट्स और सेंटर दोनों टैक्स लगाती हैं, उसके बाद में जब ये पेट्रोल आपके पास पहुँचता है तो जाके इसका प्राइस इतना ज़्यादा पहुँच जाता है। अगर हम लोग एक एक करके डिस्कस करें तो आपने देखा होगा हर एक राज्यों के अंदर में जो ये पेट्रोल के दाम है ये सब अलग अलग होते हैं। हर एक राज्यों के अंदर अलग अलग होता है। वो क्यों? तो उसके पीछे का क्या कारण है इसको समझते हैं। जब भी आप लोग यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसिंग के बारे में चर्चा करते हो तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंटरनेशनल मार्केट का रोल है और इसको मैनेज करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। अब इंडिया के अंदर जब पेट्रोल आया तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ और 3 चीज़ें लगाई जाती हैं। 3 दूसरे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फैक्टर यह है एक्साइज ड्यूटी। अभी जो एक्साइज ड्यूटी है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ध्यान से सुनना, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेंगी, तेल को लेकर आ गई हमारे कंट्री के अंदर में, इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस पर वो तेल आ गया। अब तेल आ गया तो उस पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लगा देगी और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा देगा। अब जो एक्साइज ड्यूटी होती है ये तो यूनिफॉर्म होती है, यानी एक ही होती है सभी जगह पर एक ही ड्यूटी लागू होती है, एक ही नंबर की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो वैट है वो हर एक राज्यों के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अलग अलग राज्यों के अंदर जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। फिर इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ आती है, वो यह है गैस स्टेशन तक जो यहाँ पर ये फ्यूल पहुँचाया जाता है उसमें भी एक कमीशन लगता है जो कि वो डीलर चार्ज करता है। तो वो कमीशन भी उसमें काउंट हो जाता है। तो मतलब जितना भी पैसा लग रहा है पेट्रोल आपके पास तक पहुंचने में, वो सारा पैसा आपसे निकाल लिया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर ये जो पेट्रोल है वो इतना महंगा पड़ता है। क्लियर हुआ? बाकी मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया कि जो एक्साइज ड्यूटी है, रेट हैं, वो तो यूनिफॉर्म होते हैं पूरे देश में, लेकिन जो हमारी राज्य सरकार वैट वगैरह लगा रही है वो यहाँ पे अलग अलग होती है। तो इसी वजह से हर एक राज्यों के अंदर अलग अलग प्राइसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है, इसी की वजह से आपको प्राइस के अंदर ये वेरिएशंस नज़र आते हैं। अब
मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को लगा रही है। एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी दो कंपोनेंट्स आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आर्टिकल में उसी के बारे में चर्चा की गई है। एक्साइज ड्यूटी को लेकर क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। जो एक्साइज ड्यूटी है ये लगाई जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर में, दो कंपोनेंट्स के बेसिस पर। एक तो होता है टैक्स कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी। तो एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है तो यहाँ पे भी पैसा आता है। उसके बाद दूसरा होता है सेस और चार्ज कंपोनेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके के कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सेस बेसिकली ये भी एक प्रकार का टैक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि सरकार यहाँ पे टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगा देती है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। तो होता क्या है, यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी आई है वो भी दो तरीके में आई है। एक हुई है बेसिक एक्साइज और उसके बाद एक हुई है सेस और सरचार्ज। तो जो सेस और सरचार्ज है ये तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारी सरकार रख लेगी, है ना। ये जो सेस और सरचार्ज यानी जो दूसरा वाला है ये डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू की तरह आ जाएगा, यानी ये वाला जो टैक्स है वो डायरेक्टली रेवेन्यू की तरह वो रखेगी। अब उसके बाद जो ये बेसिक वाली ड्यूटी होती है, यानी कि मैंने आपको बताया ना इसमें दो होता है, तो सेस सरचार्ज के अलावा जो बेसिक वाली ड्यूटी होती है जब इसको चार्ज किया जाता है तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी वाला जो रेवेन्यू सरकार के पास में आता है वो रेवेन्यू जो हमारी केंद्र सरकार है वो सब स्टेट्स में भी ट्रांसफ़र करती है। तो ये वाला रेवेन्यू राज्य सरकारों के साथ में भी शेयर किया जाता है। तो यही आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया कि यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है इसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जो आपके साथ में स्टेट्स के साथ में शेयर की जाती है उसको अभी तक कुछ नहीं किया है, उसको टच वगैरह नहीं किया है। तो मतलब जो भी ड्यूटीज़ वगैरह बेसिक वाली हैं वो सब यहाँ पर अभी भी दी जाएंगी। क्लियर हुआ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये होता है पेट्रोल की प्राइसिंग को लेकर। तो इस प्रकार से पेट्रोल की प्राइसिंग सेट की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद में हमने देखा एलपीजी को लेकर भी चर्चा की जा रही है। एलपीजी के ऊपर 200 रुपये की सब्सिडी बोली है सरकार ने देंगे। अब वो जो सब्सिडी दी जाएगी वो उन बेनिफिशरीज़ को दी जाएगी जो उज्ज्वला स्कीम के अंदर आ रहे हैं। क्लियर हुआ, इतना भी ध्यान रखना है। अब एलपीजी के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वैसे ही आपको ये एलपीजी के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्राइसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर्स के प्राइसेस भी वैसे ही डिटरमाइन किए जाते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल। अब जो एलपीजी के प्राइस हैं वो एक फॉर्मूले के ऊपर आते हैं जिसका नाम है आईपीपी यानी इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस। इसका मतलब क्या है, इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसका लोकेशन प्लस यहाँ पे डिलीवरी के अंदर कितना कॉस्ट लग रहा है। मतलब कि जो ये एलपीजी गैस आपके पास आई है, जो सिलेंडर आया है, इसको लाने में बहुत सारा पैसा लग गया अलग अलग जगह पर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाती हैं। ये जो आईपीपी है इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग सऊदी अरामकोज एलपीजी प्राइस के अकॉर्डिंग, जो कि दुनिया के एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, कोई सिलेंडर है। अब सिलेंडर को बिल्कुल तरीके से यहाँ पे जब इसका बिल्कुल तैयार किया गया है उसके बाद जब ये आप तक पहुँचेगा तो इसमें काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं। ओशन फ्राइट मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ये कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है। एक तरीके से इसको लाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लग रहा है, प्लस यहाँ पे इंपोर्ट करने पर पैसा लग रहा है, पोर्ट यानी बंदरगाह पे रखने का कुछ चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कॉस्ट लग रही है, लोकल फ्राइट चार्जेस लग रहे हैं, बॉटलिंग चार्जेस लग रही है, मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो ये सारी, उसके बाद यहाँ पे कुछ मार्जिन्स कमाती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, डीलर कमीशन कुछ यहाँ पे कमीशन खाता है, फिर जीएसटी हो गया। तो ये सारा अलग अलग जो चार्ज लगता है उसके बाद में यहाँ पर एक फाइनल एलपीजी का जो प्राइस है वो तय होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद में एलपीजी का प्राइस हमारा सेट होता हुआ नज़र आता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद में कल इसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कल तो मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने सोचा ऊपर से समझा दूंगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बेसिक वो नहीं समझ में आती हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल से बेसिक से इसको समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा था। अब जो भी लोग यहाँ पर इससे वाकिफ़ नहीं है तो उनका क्वेश्चन ये था कि जो फ्यूल के प्राइसेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं। उनको एक कारण तो पता है कि हाँ रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है और इसी रशिया यूक्रेन के विवाद के बीच में ऑयल के दाम बढ़ गए। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों यहाँ पर ऑयल काफ़ी सारा प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। दोनों का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, रशिया का खासकर एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, जब इन दोनों के बीच में ये वॉर चला, रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं, यानी जब व्यापार हो नहीं पाया, ऑयल वहाँ से निकल नहीं पाया, तो ये जो व्यापार रुका तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ गए।
तो पहला तो रीज़न ये हो गया। और मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से तेल लेकर आ रही हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ जाएंगे तो उनको लाकर भी वहाँ पे दाम बढ़ाना पड़ेगा, दाम बढ़ जाएगा, सरकार टैक्स भी ले रही है, तो उसके दाम ऑटोमेटिकली हमारे कंट्री के अंदर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये हमने अभी पॉइंट डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब एक बहुत मेजर पॉइंट आता है, इसको लेकर मतलब बहुत सारे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, ये है क्या? चलो इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं। एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये है ऑयल बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय द अर्लियर गवर्नमेंट। और ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी खुद यहाँ पर पहले बोल चुकी हैं कि जो पिछली वाली सरकार थी, यानी एनडीए गवर्नमेंट से जो पहले वाली सरकार थी, उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी करे थे, और वो जो ऑयल बॉन्ड जारी करे हैं उसी की वजह से हम लोग टैक्स को कट डाउन नहीं कर पाएंगे और दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुद्दा ये उठ रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, या फिर आप कह सकते हो 15 से 20 दिन पहले की बात है, मुद्दा ये उठ रहा था कि सरकार से बोला गया कि अगर तेल के दाम लगातार इतने बढ़ ही रहे हैं तो आप जो इतना सारा टैक्स चार्ज करते हो, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टैक्स ही चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर, तो उस टैक्स को कम कर दो। जब टैक्स कम कर दोगे तो अपने आप दाम कम हो जाएंगे, है ना। तो सरकार ने जवाब ये दिया, अगर हम लोग टैक्स कम कर देंगे तो यहाँ पे जो पिछली वाली सरकार ने कर्जा चढ़ा रखा है तो वो कर्जा कौन चुकाएगा? यानी कि जो ऑयल बॉन्ड्स जारी करे हुए थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कुछ पैसा देना है, वो पिछली वाली सरकार एक डील सेट करके गई है, तो वो पैसा कौन देगा और कैसे दिया जाएगा? इसको लेकर एक कंसर्न नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि ये ऑयल बॉन्ड क्या है, कैसे, मतलब किस सरकार ने जारी किया, क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, वो सारी बातें बताओ। चलो आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप देख पाओगे इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने भी आर्टिकल पब्लिश किया था कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्लस यहाँ पे सरकार का इसमें क्या रोल देखने को मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश किया था। मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। जैसे आज के टाइम पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब आज के टाइम पर तेल लेकर आती हैं। और एक पॉइंट अच्छा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो ये है कि जो सरकार है, सरकार आज के टाइम पर इन प्राइसेस को नहीं देखती है। सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया साल 2010 में ही। सरकार ने बोला हम रेगुलेट नहीं करेंगे, अब जो भी यहाँ पे तेल के दाम वगैरह है वो सब ये कंपनीज़ देखेंगी, ये कंपनीज ही सेट करेंगी, ये कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट से लेकर आएंगे, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब ये बात की गई थी, उसके बाद कहानी आगे बढ़ी रही थी, तो होता क्या, बीच में और क्राइसिस क्रिएट होते हैं। क्योंकि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई, तो 2014 से पहले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उस समय बीच में कुछ विवाद क्रिएट हुए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो दाम है तेल का वो बढ़ा। तो पिछली वाली सरकार के अंडर में ये काम हुआ, दाम एकदम से बढ़ा ना। तो क्या हुआ, जब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ वो तेल खरीद कर लेकर आएंगी तो महंगा लेकर आएंगी, ऑब्वियसली बात है, दाम बढ़ चुका है। जब महंगा खरीद कर लेकर आएंगी तो मार्केट के अंदर, जब उसको इंडिया के अंदर लाया जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स लगाने के बाद में वो तेल और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये मुद्दा यहाँ पे पिछली वाली सरकार के अंडर में उठा। तो हुआ क्या, अचानक से तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे। तो सरकार ने उस समय पर इन कंपनी से ये बोला कि देखो आपको करना क्या है, कि भले ही तेल के दाम बढ़ रहे हों, लेकिन आप जितने में पहले में दे रहे थे उतने में ही अभी भी देना है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज घबरा गई कि यार मतलब आज तो दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो जो पहले हम लोग पहले जिस दाम में दे रहे थे, कैसे हम लोग इस दाम में दे देंगे। तो यहाँ पे सरकार ने बोला रुको, वेट करो, हम लोग क्या करेंगे, यानी जो पिछली वाली सरकार है उन्होंने यहाँ पर एक डील साइन कर ली इन कंपनीज़ के साथ में। इनसे बोल दिया कि भाई हम आपको एक बॉन्ड दे रहे हैं। बॉन्ड मतलब एक पेपर हो गया जिसमें यहाँ पर सारी चीज़ें लिखित में है, साइंड है। एक बॉन्ड यहाँ पे जारी करते हैं, वो ये है कि आपको आने वाले साल में इतना पैसा चुका दिया जाएगा, ये लाखों करोड़ों की बात हो रही है, इतना पैसा दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। बस खाली आप जो तेल के दाम हैं वो यहाँ पर बढ़ाना मत, जो भी इंटरनेशनल मार्केट से तेल लेकर आ रहे हो, मतलब कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को जो भी घाटा हो रहा है उसकी भरपाई यहाँ पे सरकार करती हुई नज़र आ रही है। तो सरकार ने इसी के लिए बॉन्ड्स जारी कर दिए थे, और बॉन्ड्स आप लोग देख पाओगे जो जारी किए हैं, ये उसको लेकर इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ डेटा आपको देखने को मिलेगा। डेटा के अंदर ये आप लोग देख पाओगे अभी तक सरकार ने कितने पैसे दे दिए हैं, यानी जो करंट गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट जो आज के टाइम पर काम कर रही है, तो इन्होंने यहाँ पर वो पिछली वाली सरकार का जो कर्जा है वो काफ़ी सारा चुका दिया है। यहाँ पे बोला गया 2015, ये जो आगे ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, तो ये डेटा है कि यहाँ पे इतना पैसा पे कर दिया गया है। 2015 में
एक बार लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 1750 करोड़ रुपए दिए गए। फिर 2015 में फिर से यहाँ पे 1750 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इधर 5000 करोड़, इधर 5000 करोड़, तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी चुका दिया गया है। लेकिन अभी भी ये जो पता है टोटल कितना पैसा देना था, टोटल यहाँ पर 1,34,423 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर देना था इन कंपनीज़ को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन कंपनीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह भी यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा देना है ना। तो इसी के साथ में यहाँ पर यह बोला गया कि ये जो पैसा देना है अभी तक चुकाया नहीं गया है और आने वाले पता नहीं कितने सालों में चुका पाएंगे हम लोग। तो करंट सरकार ने ये जवाब देते हुए बोला इसी वजह से हम लोग टैक्स कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स कम कर देंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पैसा ये नहीं चुका पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट ने ये भी बताया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने, कि सरकार के पास में देखो अमाउंट है, अच्छा खासा अर्निंग आती है, वो चुकाने के बाद भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक काम करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मतलब आपका व्यू पॉइंट बदल गया होगा एकदम से कि मतलब यार पिछली वाली सरकार ने ये कर दिया, मतलब कि सरकार कितनी बुरी है, ये सब है वो सब है ना। पहली वाली गवर्नमेंट कैसी थी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हर एक गवर्नमेंट ऐसा करती है। जैसे आज के टाइम पर जो गवर्नमेंट है, भले इन्होंने ऑयल कंपनीज़ को लेकर ना किया हो, लेकिन इन्होंने बैंकों को लेकर किया है ना। जो बैंक है यहाँ पे लोन्स दे रहे हैं बहुत सस्ते में, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स के अंदर में एक पैसा दिया जा रहा है बैंक्स के थ्रू। तो बैंक्स के साथ में इस वाली गवर्नमेंट ने बॉन्ड शेयर कर रखे हैं, बॉन्ड साइन कर रखे हैं कि आप पैसा दो, सरकार आपको पैसा चुकाएगी। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे तो वो आपको देखना है, वो हर गवर्नमेंट में यहाँ पर ये देखने को मिलता रहता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लेकर और प्लस ऑयल बॉन्ड्स को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी आने वाले टाइम पर 2023-24 तक ये पैसा चुकाना है। इसी चक्कर में यहाँ पे सरकार ने टैक्स कम नहीं किया, तो ऑयल के दाम यहाँ पर कम नहीं हो पाए। क्लियर हुआ? तो भले ही यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल हो चुका है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने जो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो फटाफट उसको दबा दो, और एक सपोर्ट चाहिए होता है वो आप लोग यहाँ पर करते ही हो और करना भी है। तो 1 सेकंड लगेगा यार, 1 सेकंड के अंदर जितनी देर में मैंने बोला उतनी देर में आप लोग यहाँ पे लाइक कर दोगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फिर उसके बाद पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को कवर करेंगे। आज के एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्कशन करेंगे। पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, ऑथर ने मेंशन किया है कि जो वीट को एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, यानी कि पहले अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, एकदम से बैन लगा दिया। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो सरकार की पॉलिसी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिलेगी। वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार क्या क्या बातें यहाँ पर ये मेंशन करते हैं। बिल्कुल सेम ही चीज़ें यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है, तो दोनों को कंबाइन करके डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। फिर उसके बाद एक अच्छा आर्टिकल है ये वाला, यहाँ पर ऑथर ने मैंशन किया है मायोपिया के बारे में। मायोपिया लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले टाइम पर और भी बढ़ सकता है। ये मायोपिया क्या है, यानी आइज़ के अंदर एक साइड इफ़ेक्ट होना। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या रीजंस है, कैसे हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इस वाले आर्टिकल में बॉक्सिंग डेज के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको पता होगा निखत जरीन, ठीक है, जिन्होंने अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड टाइटल है वेमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर वो यहाँ पर जीता है। तो अभी यहाँ पर ये 5वीं वेमेन बन चुकी हैं। तो आप लोग यहाँ पर इनके बारे में जानोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग इनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन MC मैरी कॉम आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैरी कॉम है ये भी एक बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुकी हैं। उसके बाद में बहुत सारे बॉक्सिंग चैम्पियंस निकल कर आए, तो वेमेन में यहाँ पर इनका भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद इसी के बेसिस पर आपने थंबनेल भी देखा होगा। ये आर्टिकल बेकार है, इसको आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ठीक है, पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे वही बातें हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ईरान न्यूक्लियर डील और ये सारी बातें, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को लेकर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है और प्लस बायोडाइवर्सिटी को एक प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है उसका इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कैसे हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। फिर उसके बाद में हमारा आता है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। आपको पता होगा द हिंदू का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडिटोरियल के बाद, या फिर एडिटोरियल से पहले वाला, आप कह सकते हो एडिटोरियल से भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का। एक इशू के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आप देख पाओगे आर्टिकल काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, पूरे पेज पर आर्टिकल को कवर किया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया LOC के बारे में। ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल वाला नहीं है। ठीक है, वो अक्साई चीन वाला और ये इंडिया वाला LOC वाला वो वाला नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लुकआउट सर्कुलर वाला। ये लुकआउट सर्कुलर नोटिस क्या है उसको हम लोग जानेंगे।
तो लुक आउट नोटिस क्या है इसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेंगी और पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब पहले तो हम लोग यहाँ पे अपने मेंस के क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक मेंस के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। तो आज की तारीख का जो डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन यह है, व्हाट आर अर्बन हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होता है, डिस्कस द सॉल्यूशन टू टैकल अर्बन हीट आइलैंड। यानी अर्बन हीट आइलैंड क्या है पहले तो ये बताना है, फिर मेजर पॉइंट्स बताने हैं कि इस अर्बन हीट आइलैंड को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, इससे लड़ कैसे सकते हैं। तो आप कहोगे अभी तक तो आपने पढ़ा या नहीं इसके बारे में, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपको वो टॉपिक अगर नहीं पता है तो कैसे पता करना है उसके बारे में। देखो, आज का जो टॉप न्यूज़ एनालिसिस है, यानी इसी चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोड होते हैं, आपको पता होगा, एक टॉप न्यूज़ एनालिसिस के नाम से और दूसरा यहाँ पर ये द हिंदू का वीडियो है। ये जो टॉप न्यूज़ वाला वीडियो है इसको ज़रूर जाकर एक बार देख लेना। जब आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखोगे तो इसमें मैंने पहला ही आर्टिकल डिस्कस किया है अर्बन हीट आइलैंड को लेकर, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है वो सारी बातें आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जब आप लोग इसको जान लोगे तो उसके बाद अपने वर्डिंग्स में इसके आंसर को लिखना, और इसके आंसर को लिखकर सबमिट कहाँ पे करना है। सबमिट करने के लिए पहले टेलीग्राम पर आना, फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने एक आंसर राइटिंग वाला ग्रुप भी निकल कर आएगा, इस पर क्लिक करना और आकर इस वाले चैनल के ऊपर भी ज्वाइन हो जाना। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर एक आंसर राइटिंग मिलती है। कल संडे था, कल ऑब्वियस ही बात है कि कल फ्री थे आप लोग, यहाँ पर कोई भी आंसर राइटिंग नहीं करवाई गई है। उससे पहले आप देख पाओगे 21 ऑफ मई 22 ऑफ मई रेगुलर बेसिस पर आंसर राइटिंग की जा रही है। तो एक क्वेश्चन था ये वाला, तो आपको इसी प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर अपने घर पर बैठकर आराम से जो है अपना इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। फिर वो आंसर शीट सबमिट कहाँ पे करनी है, देखो जैसे आप इस चैनल पर जाओगे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आएगा, नीचे कमेंट लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पर टैप करोगे आपको ये दूसरे चैनल पर लेकर आ जाएगा। तो वहाँ पे आपके साथ आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो और जो अपना क्वेश्चन है वो भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से वहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग सेंड कर देना, और इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग आपस में वहाँ पे रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करके आपको यहाँ पे एक अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली बेसिस पर ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि देखो यार, ये जो चैनल बनाया गया है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन की जो यहाँ पे आंसर वगैरह वो लिख कर भेजते हो, प्लस आपस में यहाँ पर डिस्कशन करते हो, वो वहाँ तक सही है। लेकिन उसके बाद में कोई फालतू बात मत करना वहाँ पे, अदरवाइज़ आपको पता है मैं ब्लॉक ही कर दूंगा डायरेक्ट इस चैनल से। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो, फालतू बात के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी लिंक कोई भी दूसरी चीज़ें यार मत पोस्ट किया करो, क्योंकि इसी से कॉपीराइट इशू आता है। ठीक है, अब ये किसी का मतलब किसी और की जो प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर इसमें सेंड कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इशूज़ क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मत सेंड करना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लिंक वगैरह सेंड करते हैं, मैं उसको हटा देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखा करो क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले इसी वाले आर्टिकल को कवर करेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलने वाला है, बस खाली आप लोग नीचे देखते हुए चलना। स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी है, पीडीएफ में भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, आपको टेलीग्राम पर वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालकर आपको नीचे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे एलओसी क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान वाला है, वो एलओसी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें लुकआउट सर्कुलर के बारे में, लुकआउट नोटिस के बारे में। तो क्या होता है पहले हम तो ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे कौन इशू करता है, कौन यहाँ पे जारी करता है, प्लस यहाँ पे इसका क्या रोल होता है, क्या वैलिडिटी होती है, कब तक ये नोटिस जारी रहता है, प्लस इससे क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में या फिर किसी के प्रति यहाँ पे अगर इस नोटिस को जारी किया जाए तो क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है, प्लस हमारे लीगल पोजीशन के अंदर कहाँ पे स्टैंड करता है, लीगली कहाँ पर अवेलेबल है, फिर इंटरपोल नोटिस और एलओसी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं लुकआउट सर्कुलर होता क्या है। ये जो एलओसी है इसको इशू किया जाता है, इसको जारी किया जाता है ताकि क्या कर सके कि मान लो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है जो कि वांटेड है, ठीक है, जिसने यहाँ पे क्राइम किया हुआ है, और अब क्या है कि यहाँ पे मतलब वांटेड है वो व्यक्ति, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो नहीं चाहती कि वो व्यक्ति देश छोड़ के निकल जाए। होता नहीं है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है, बहुत सारा पैसा लोन में ले लिया, ठीक है, बहुत सारा पैसा बैंकों का ले लिया, उसके बाद क्या है डायरेक्ट देश छोड़ के निकल जाओ, इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ये वांटेड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। तो अगर कोई चाहे
कि वो व्यक्ति इस देश को ना छोड़कर निकले, तो उसी के अगेंस्ट में एलओसी को जारी किया जा सकता है। तो एलओसी का सिंपल सा मतलब है इसको इशू कर सकते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग मेक श्योर कर सकें कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है जो कि वांटेड घोषित कर दिया गया है एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू, तो हम लोग उसको ये देश छोड़कर नहीं जाने देंगे। तो इसी चक्कर में इस एलओसी को जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो जारी किया जाता है, जो इशू किया जाता है, ज़्यादातर इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर इशू किया जाता है। नाउ आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, इमिग्रेशन एक बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री के अंदर निकल जाना वहाँ पे परमानेंटली, ठीक है, परमानेंट बेसिस पर वहाँ के लिए निकल जाना। तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से लोग निकलते हैं दूसरे कंट्री में जाने के लिए, तो वहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो बंदरगाह होते हैं, ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट्स होते हैं, यहाँ सभी जगह पर आप लोग कह सकते हो इस नोटिस को जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो यहीं से जाएगा, तो उसकी अच्छे से चेकिंग की जाएगी। अगर वो व्यक्ति के खिलाफ में एलओसी जारी है तो उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, देश छोड़ने नहीं दिया जाने जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि इस एलओसी को कौन और कैसे इशू करता है। सबसे पहली चीज़, इंडिया के अंदर इसको इशू किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर इसको जारी कर सकती हैं। और वो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कस्टम्स एंड इनकम डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई हो गया, उसके बाद इंटरपोल ऑफिसर्स, देन रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स और पुलिस अथॉरिटीज़। ये सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस एलओसी को जारी कर सकती हैं। प्लस कुछ केसेस यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो पुलिस है वो बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि जो पर्सन है उसके मूवमेंट के ऊपर रोक लगाने की। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी अभी आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमने एलओसी के बारे में जाना कि एलओसी क्या होता है और कौन इसको जारी कर सकता है। प्लस क्वेश्चन ये है कि मान लो किसी के ऊपर इस एलओसी का चार्ज लगाया गया, ठीक है, तो क्या उसको यहाँ पर रिलीफ वगैरह मिल सकता है? हाँ, उसको रिलीफ वगैरह मिल सकता है कोर्ट वगैरह से। आप लोग ध्यान रख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। इसको चैलेंज किया जा सकता है सर्कुलर को और यहाँ पे रिलीफ भी दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। अब क्वेश्चन यह है इसको लेकर क्या क्या रूल्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या नियम है इसको जारी करने के, या फिर इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट में जारी किया गया तो कब तक वो वैलिड रहेगा, क्या ज़िंदगी भर रहेगा या कब तक रहेगा, तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे एक तरीके से लुकआउट सर्कुलर है, इसको यहाँ पे लाया गया है एक तरीके से जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं वो जारी कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको जारी किया जा सकता है कुछ ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स के थ्रू, जिसमें कौन कौन से ऑफिसर होने चाहिए? डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो इनसे नीचे का कोई ऑफिसर होगा तो वो यहाँ पर इसको जारी नहीं कर सकता। यही जो ऑफिसर्स हैं बस खाली इन्हीं के पास में पावर्स हैं इस एलओसी को लेकर, आपको ध्यान रखना है। साल 2018 में सरकार ने इन पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया। सरकार ने ये वाली जो पावर है ये पावर पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड को भी दे दिया कि अगर उस बैंक से किसी ने मान लो बहुत सारा पैसा लिया है, कोई डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर मतलब बहुत सारा लोन ले लिया और वो लोन चुका नहीं रहा है, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में भी वो एलओसी जारी किया जा सके और उसको देश छोड़ने से रोका जा सके। क्योंकि जब पैसा ले लिया बहुत सारा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब लोग हैं जिन्होंने पैसा उठाया कंट्री से भाग गए, तो यहाँ पर उनको रोकने का यहाँ पे काम करेगा। तो ये वाली पावर्स पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड को भी 2018 में दे दी गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में जब एलओसी को जारी किया गया तो ये कब तक वैलिड रहेगा? तो 1 साल तक ये वैलिड रह सकता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि 1 साल के बाद क्या इसको बढ़ा सकते हैं? कि हाँ बिल्कुल, देखो उसकी एक्सपायरी से पहले यहाँ पर उसको वापस से एक्सपेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसको वापस से आगे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उस वैलिडिटी को। उसके बाद क्वेश्चन यह है कि इस एलओसी को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस करने हो या डिलीट भी किया जा सकता है या फिर इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है क्या अगर ये एलओसी किसी के अगेंस्ट में जारी हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है? देखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे अरेस्ट भी किया जा सकता है। जो एलओसी हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। या किसी को देश छोड़ने से रोकने के लिए यहाँ पे वर्क करती है, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो किसी को कस्टडी में लेने के लिए काम करती है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर इस व्यक्ति के अगेंस्ट में इसको जारी किया है ताकि उसको कस्टडी में ले लिया जाए, और यहाँ पे जब उसको कस्टडी में लिया जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह यहाँ पर उसको ले लेती है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई देखो अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अरेस्ट हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो अरेस्ट भी किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो।
बाकी इस एलओसी को लेकर लीगल पोजीशन क्या देखने को मिलेगी, मतलब कि हमारे लॉज वगैरह कानून वगैरह में कहीं इसके बारे में चर्चा की गई है या नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता ये चलता है कि जो ये लुकआउट सर्कुलर नोटिस है, ये इसके पास जो भी पावर्स वगैरह आती हैं वो सारी पावर्स आती हैं पासपोर्ट एक्ट 1967 के माध्यम से। तो पासपोर्ट एक्ट 1967 यहाँ पर इसको हेल्प करता है और इसी के थ्रू यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हटा सकता है, ठीक है, उसको रिवोक कर सकता है अगर उसको पता चलता है कि वो व्यक्ति हमारे कंट्री के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। तो क्लियर हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 2010 का एक जजमेंट है उसको रूल किया था और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये बोला गया कि जो एलओसी है वो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी यहाँ पर लेकर चल सकती है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन ये है, मैंने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा रखा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछता हूँ, ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस एलओसी को जारी कर सकती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये सारी बातें आईपीसी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब कानूनी तौर पर ये इसको लेकर बातचीत हुई है, पासपोर्ट एक्ट के अंदर भी और आईपीसी के अंदर भी आप लोग देख पाओगे बातचीत हुई भी है इसको लेकर। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग लॉ आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट में एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि एलओसी और इंटरपोल नोटिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता होगा एक एलओसी का नोटिस है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली, जो ये नोटिस जारी किया जाता है, एक दूसरा होता है इंटरपोल का नोटिस। इंटरपोल के नोटिस और इन दोनों के नोटिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एलओसी है इसको इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जारी करती हैं, ठीक है, हमारे जो इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफिस है उसके अंदर, ताकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ रहा है देश को, इमिग्रेट कर रहा है वहाँ से दूसरे कंट्री के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिस के अंदर मेंशन की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बेसिकली इसको जारी करती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंटरपोल नोटिस की, तो इंटरपोल नोटिस इसके केस में जो सीबीआई है वो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी मानी जाती है। सीबीआई यहाँ पर हमारी कंट्री के बिहाफ में इंटरपोल नोटिस के अंदर हमें रिप्रेजेंट करता है। और इंटरपोल नोटिस के अंदर कोई एक नोटिस नहीं है, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल के बारे में आ गया, लुक आउट सर्कुलर नोटिस के अंदर में यहाँ पर क्या है कि जो नोटिस है ये आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा कि जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे जिसने कोई वांटेड है उसको अगर देश से बाहर भागने से अगर रोकना वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन इंटरपोल नोटिस की जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरपोल नोटिस में 8 प्रकार के नोटिस आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है रेड कॉर्नर नोटिस। ये अलग अलग नोटिस क्या होते हैं, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इंटरपोल नोटिस के अंदर रेड नोटिस होता है, येलो नोटिस होता है। रेड नोटिस वांटेड पर्सन के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मतलब क्या होता है, इंटरपोल के अंदर दुनिया भर की जो पुलिस वाले हैं वो सब यहाँ पर एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। येलो नोटिस के अंदर कोई मिसिंग पर्सन के लिए इसको जारी किया गया। ब्लू नोटिस के लिए कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए जारी किया गया। ब्लैक नोटिस को अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए जारी किया गया। उसी प्रकार से ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ये सारे नोटिस यहाँ पर होते हैं इंटरपोल के अंदर। मैंने आपको बताया कि 8 प्रकार के अलग अलग नोटिस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यह है कि इंटरपोल कर रहे हो, इंटरपोल है क्या, इसके बारे में बताओ। देखो, इंटरपोल की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं, मतलब कि 194 जो कंट्रीज़ हैं वो सब इसका हिस्सा हैं। और इंडिया से सीबीआई यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इस बॉडी के अंदर में। इसी प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं अपने अपने देशों को इस इंटरपोल के अंदर में। और यहाँ पे दुनिया भर में ये पुलिस सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ से भागा है दूसरी जगह पर तो इंटरपोल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उसको वहाँ पर पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ। इस इंटरपोल का पूरा जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस के अंदर लियोन में देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। इंटरपोल नोटिस को कौन यहाँ पे मतलब कि इसका यूज़ कौन करता है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये सभी लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये नोटिस जारी कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को मतलब कोई पर्सन वांटेड है उसको अरेस्ट करना है वगैरह करना है तो उसके लिए। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर एक सारी इन्फॉर्मेशन, एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल चुका है कि ये लुकआउट सर्कुलर नोटिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन इशू करता है। एक एक बात नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन इशू कर रहा है, डिपार्टमेंट्स के बारे में, मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल है वो होने वाला है बेहद इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है फूड सिक्योरिटी को लेकर और क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया मधुरा स्वामीनाथन और दीपक जॉनसन के थ्रू।
तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने अभी अनाउंस किया, एकदम से अचानक से बैन लगा दिया। किस चीज़ के ऊपर, देखो लाइन टू लाइन में पढ़ता हुआ चलूँगा, PDF वगैरह तो आपको मिल ही जाता है, बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा, ठीक है। तो लाइन टू लाइन में आपको ये डिटेल कवर करवाता चलूँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया 13 मई को, एक सडन सा बैन ये किया कि भाई यहाँ पर अचानक से बोल दिया कि जो भाई गेहूँ का एक्सपोर्ट है अब उसके ऊपर हम लोग बैन लगा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये गेहूँ नहीं देने वाले। साथ साथ यहाँ पे PM मोदी ने ये बोला ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर दुनिया भर आज के टाइम पर गेहूं का शॉर्टेज से सफ़र कर रहा है। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पे सफ़र कर रही हैं और एक टाइम ऐसा था कि भारत ने खुद यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया रेडी है दुनिया भर को खाना खिलाने के लिए, दुनिया भर को फीड करने के लिए। तो इंडिया इसके लिए रेडी है, ऐसा खुद यहाँ पर इंडिया की साइड से स्टेटमेंट आया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या हो गया, एकदम से हमने वीट को एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इससे काफ़ी सारी कंट्रीज़ नाराज़ भी हुई और काफ़ी सारी कंट्रीज सोच में पड़ गई कि एकदम से ये भारत ने क्यों किया। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखो इस आर्टिकल में इन्होंने मेंशन किया कि अभी क्या होता है, अभी आपको पता होगा कि हमारे कंट्री के अंदर अभी वीट का जो मतलब वीट का खासकर गेहूं का है शॉर्टेज पड़ा। शॉर्टेज कैसे पड़ा, शॉर्टेज भी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने के पीछे कई सारे कारण हैं। हमने आखिरकार बैन क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग तो अगर बाहर बेचेंगे तो उससे तो हमारे फ़ायदे मिलेगा, हमें पैसा आएगा। बैन लगाने के पीछे कारण आपको ये देखने को मिलेगा, अब की बार प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रह गया। अब कम रह जाएगा तो उससे क्या होगा, हम पहले अपने कंट्री का ध्यान रख पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कम रह गया तो हमारे कंट्री को गेहूं नहीं मिल पाएगा, हमारे देश के लोगों को गेहूं नहीं मिल पाएगा, तो हमारे कंट्री के अंदर ये हंगर वाली जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। तो पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक समय ऐसा ही था जब हम लोगों ने खूब सारा एक्सपोर्ट कर दिया और कंट्री के अंदर फिर इन चीज़ों का शॉर्टेज पड़ गया था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ बोला गया, अगर हम लोग इन गर्मी की बात करें तो जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, ठीक है, अब जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये गेहूं को खरीदता है, ये सारा जो अनाज है वो खरीदता है, ठीक है, और इसी की मदद से फिर आपके पास जो राशन वगैरह आता है वो सब यहाँ पर इसी गोदाम से निकल कर आता है। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसने यहाँ पर आप कह सकते हो जो गेहूं को ख़रीदा है अब की बार वो बहुत कम ख़रीदा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार जो है सरकार ने गेहूं थोड़ा सा कम ख़रीदा। हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया और भी दूसरी एजेंसीज़ हो गई, इन्होंने यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पिछले साल लगभग 43.34 मिलियन टन्स वीट को परचेज़ किया था। लेकिन इस बार के सीज़न की बात करें तो अभी तक सिर्फ जो वीट है वो 17.8 मिलियन टन्स के आसपास ही परचेज़ किया गया है। तो अब की बार वीट बहुत कम परचेज़ किया गया है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अभी ऑलरेडी हमारे पास गेहूं कम है, इससे हमें पता चलता है। तो एक कंसर्न ये नज़र आता है क्या वाकई में यहाँ पर इसका शॉर्टेज हो सकता है। देखो शॉर्टेज तो नहीं हो सकता, ऐसा मैं बोला हमारे कंट्री के अंदर इसका शॉर्टेज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि इसकी वजह से डेफिनेटली काफ़ी सारे क्रैशेस देखने को मिल जाएंगे जो हमने अभी इसके ऊपर बैन लगाया। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं जो कि अभी वीट को मंगाती हैं और इंडिया अगर यहाँ पर वीट नहीं पहुँचाता है तो उन कंट्रीज़ के अंदर भी यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह जैसी चीज़ें नज़र आती हुई देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो वीट का प्रोडक्शन है इस साल, देखो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा FCI है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अब की बार गेहूं कम खरीदा, हमारे गोदाम में सरकार के गोदाम में ही गेहूं बहुत ज़्यादा कम है। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कारण यह है कि भाई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है ना, ठीक है। जो वीट का प्रोडक्शन जब आप लोग देखोगे इस साल का तो वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो जो वीट का प्रोडक्शन 2018-19 में था वो था 103.6 मिलियन टन्स का, और 2000 उसके बाद 19-20 के अंदर ये 107.8 मिलियन टन्स का हुआ। फिर 2020-21 के अंदर यहाँ पर ये मैं जो बता रहा हूँ ना ये डेटा सुनते रहो वैसे, फिर 2019-20 के अंदर 109 मिलियन टन्स और 2020-21 के अंदर 111.3 मिलियन टन्स। तो आप कहोगे लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। हम लोग सोच रहे थे कि भाई इतनी लगातार तेज़ी से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ ये कि 105 मिलियन टन आया है, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी अब की बार गेहूं का प्रोडक्शन कम हो गया। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हम लोग यहाँ पर एक आशा लगाकर चल रहे थे कि आने वाले टाइम पर गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नज़र आया। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्राइसिस आपको नज़र आएगा, वो है रशिया यूक्रेन। उनके बारे में भी चर्चा की गई है कि रशिया यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है, ये जो वॉर है, क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन दोनों ही बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया भर में, किसके, वीट के। तो वीट का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये दोनों कंट्रीज़ और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जब ये सारे क्राइसिस क्रिएट हुए, वॉर हुआ, ट्रेड ठप हो गया, तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में गेहूँ नहीं पहुँच पाया।
इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट क्या है? तो इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, यानी इजिप्ट सबसे ज़्यादा गेहूं को इम्पोर्ट करता है, खरीदता है अलग अलग देशों से। तो रशिया यूक्रेन से भी यहाँ पर इजिप्ट जो है वो गेहूं को परचेज़ करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ये पाओगे कि अब की बार सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि इजिप्ट को हम लोग यहाँ पर, इजिप्ट ने बात करी थी हम लोगों से गेहूँ वगैरह परचेज़ करने की, तो फिलहाल तो अभी हम लोगों ने बैन वगैरह लगा दिया है। सिचुएशन ये ख़राब हुई कि अब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से दुनिया भर में गेहूँ का क्राइसिस आ रहा है और सब लोग यहाँ पर इंडिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इंडिया ने भी यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि ये तो कारण हुए कि जिसकी वजह से हम लोगों ने बैन लगाया। फिर एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, वो है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको पता होगा जो राशन का खाना पहुंचता है घर पर, है ना। अब राशन का खाना क्या है, सरकार किसान भाइयों से एमएसपी के दाम पर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो फसल को, वो अनाज को खरीदती है। फिर उसके बाद में राशन में आपके घर तक वो सामान पहुँचता है, वो अनाज पहुँचता है। तो जो हमारा स्टॉक है बेसिकली वो भी कम देखने को मिलेगा अब की बार। जो वीट का स्टॉक है हमारा, वो अप्रैल 30, 2022 तक ये लगभग 30.3 मिलियन टन्स के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो भंडार है जो अनाज का, जहाँ से हम लोग राशन वगैरह बांटते हैं, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है इस बार मार्केट के अंदर वो भी कम है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सरकार ने खरीदा भी कम है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस चीज़ को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर। और उसके बाद हमें बताया गया कोविड-19। अगर हम लोग पिछले 2 साल में बात करें तो कोविड-19 की वजह से भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले 2 साल में, साल 2020-21 के अंदर भले ही कोविड-19 आया भी हो, उसमें हमारे जो पीडीएस सिस्टम है इसने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है ना। इसकी मदद से हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को ये खाना दिया, घर पे उनके खाना मिला है, राशन मिला है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हम लोगों ने इस कोरोना के टाइम पर चलाई थी, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये गेहूँ वगैरह दिया गया और अपने लोगों को हम लोगों ने भुखमरी से बचा लिया। सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही कि आज के टाइम पर जो ये पीडीएस सिस्टम है ये सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पाते हैं कि दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है, यानी कि जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी आपको। रूरल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की जब आप लोग देखोगे इस इन्फ्लेशन को, तो अप्रैल 2022 के अंदर वो 8.38% का पहुंच चुका है। रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन को देखोगे तो वो 8.5% के आसपास का पहुंच चुका है। तो इन्फ्लेशन पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे राज्यों के अंदर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, इन सभी के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे कि ये आप लोगों को ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, है ना। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसके बाद भी यहाँ पर जो ये दाम है एक्सपोर्ट को फूड को लेकर, वीट को लेकर, उसका दाम भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर ये भी देखने को मिलेगी। देखो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा कि जो पीडीएस सिस्टम है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वही जैसा कि मैंने आपको बताया राशन के थ्रू जो आपके पास सामान पहुँचता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर इसके मतलब कि सस्ते दाम में खाना दे सकें। लेकिन आज के टाइम पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्कीम है वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि भाई आज के टाइम का जो प्रोडक्शन कम हुआ है उसके पीछे का एक और कारण आपको हीट वेव देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में जो गर्मी पड़ी है वो इस प्रकार से गर्मी पड़ी कि पिछले कई सालों में वो ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। तो इसकी वजह से भी हमें सफ़र करना पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि अब हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, प्रोडक्शन को अगर प्रमोट करना है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। प्रोडक्शन को अगर प्रमोट करना है तो इंडिया को यहाँ पर एक रेम्युनरेटिव प्राइस देना होगा फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस देना होगा। ये यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पर एक कल्टीवेशन इसका कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा पिछले टाइम पर फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह भी काफ़ी लंबे समय तक चले, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो प्राइसिंग वगैरह बोला जा रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर वो नहीं दी जाएगी, तो इसको लेकर भी यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारा बवाल वगैरह हुआ था। फिर उसके बाद दाम बढ़ गए तेल के, अब तेल के दाम बढ़ गए तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर हमारा जो वीट सेक्टर है वो सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है कंट्री के अंदर। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो फ्लिप फ्लॉप आपको देखने को मिल रहा है वीट को लेकर, एक्सपोर्ट
को लेकर, ठीक है, यानी कि जो वीट का एक्सपोर्ट पर कभी हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं करेंगे, कभी बोल रहे हैं नहीं करेंगे, तो जो फ्लिप फ्लॉप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये सरकार की जो पॉलिसी है वही यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, उसी के अंदर थोड़ा सा मतलब उसी की कमी है, उसी को लेकर हमें काम करना होगा। प्लस देखो जो क्लाइमेट जो अलार्मिस्ट है इसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है फूड प्रोडक्शन के ऊपर में, थोड़ा उसको देखना होगा। प्लस यहाँ पे हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंदर हमें थोड़े से प्राइसेस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो वहाँ पे भी दाम बढ़ चुका है, तो इसके प्राइसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे फार्मर्स को एक रीज़नेबल इनकम दी जाए तो यहाँ से भी एक बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि फार्मर्स को बेनिफिट देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है, उससे के बाद में प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर मिल चुकी हैं कि वीट एक्सपोर्ट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, वीट को लेकर कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस क्या क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला एडिटोरियल आपको नज़र आता है वो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ऑथर्स ने मिलकर लिखा है। इन्होंने मेंशन किया कि भारत को यहाँ पे ज़रूरत है कि मायोपिया को लेकर काम करे थोड़ा सा। मायोपिया एक प्रॉब्लम है जो कि लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑथर मेंशन करते हैं कि लगभग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन है जो कि लगातार ग्रो हो रहे हैं, और जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनके अंदर ये मायोपिया वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मायोपिया यानी आप कह सकते हो शॉर्ट साइटेड, यानी कि आँखों के अंदर प्रॉब्लम है। आँखों के अंदर प्रॉब्लम क्या है मायोपिया को लेकर, तो एक पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये आप देख पाओगे, यह है एक नॉर्मल आई और ये वाली है एक मायोपिया वाली आई। नॉर्मल और मायोपिया में क्या डिफरेंस है आप लोग इस पिक्चर से भी थोड़ा क्लियर कर पाओगे। नॉर्मल आई में अगर जब लाइट पड़ रही है उसके बाद हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये जो लाइट है वो यहाँ पे जो ये पिंक कलर की जो पीछे आपको लाइन दिख रही है ना, ये है रेटिना, यहाँ तक आ रही है। लेकिन मायोपिया के अंदर क्या होता है, फोकल पॉइंट इसका जो है वो यहाँ पर इधर रेटिना तक नहीं पहुँच पाता, बीच में यहाँ पर आपको मतलब बीच में ही ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो ये हमारा मायोपिया कहलाता है। ठीक है, तो मायोपिया को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये लगातार इंक्रीज़ हो रही है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर ये मायोपिया वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेड भी बोलते हैं, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या होता है, जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो पास में कुछ चीज़ है तो वो तो सामने मतलब पास में है तो वो अच्छे से दिखती है, लेकिन अगर चीज़ वो दूर है तो नहीं दिखाई पड़ती है। पास में दिखाई पड़ती है, दूर में नहीं दिखाई पड़ती, तो वो भी यहाँ पर मायोपिया वाली कंडीशन कहलाई जाती है। हालांकि हम लोग मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना होगा वो यहाँ पर बातें बताई गई हैं। देखो, इन्होंने कुछ डेटा दिया। डेटे में ये बोला कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक एस्टीमेट है। एस्टीमेट ये है कि लगभग 2 बिलियन जो पीपल हैं, 2 बिलियन पीपल जो हैं वो मायोपिया से सफ़र करते हुए नज़र आएंगे लगभग 2010 तक। यहाँ पर मतलब सफ़र करते हुए नज़र आए हैं 2010 तक। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका 1/4 आप लोग देख पाओगे जो लोग हैं वो आज के टाइम पर सफ़र करते हुए नज़र आए हैं मायोपिया से। और 2030 तक हो सकता है, अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो ये 2 बिलियन से डायरेक्ट 3.3 बिलियन तक लोग पहुंच जाएं जो कि मायोपिया से सफ़र करेंगे, जिनकी आईसाइट ये वीक देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मायोपिया को लेकर वो ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगी, प्लस पैसिफिक वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पर सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आए पिछले 10 साल में, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बोलते ये हैं कि भाई देखो, कुछ स्टेप है जिसको उठा सकते हो और बच्चों की इस आईसाइट को हम लोग बचा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया मायोपिया सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर ही पाया जाता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये बॉडी यहाँ पर चेंज होती रहती है, और जो आई बॉल है यानी कि आँख की जो आई बॉल आपको नज़र आती है उसका साइज़ भी चेंज होता है। अब आई बॉल की जब लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो वो फोकल पॉइंट है वो रेटिना तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें वो ब्लर सी नज़र आने लगती हैं। तो इसी के चक्कर में एक मतलब चश्मा लगाया जाता है, स्पेक्टेकल लगाकर यहाँ पर जो मिसमैच है ये ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेक्टेकल है जब हम लोग इसको लगाते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नज़र नहीं आएगा। तो स्पेक्टेकल लगाकर हम लोग यानी चश्मा लगाकर ये सिचुएशन ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देखोगे, भले ही आप लोग यहाँ पे चश्मा लगा लो, उसके बाद भी जो मायोपिया है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा बच्चों के अंदर, यहाँ पे उनके चाइल्डहुड के अंदर वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये मायोपिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, और फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि एक परमानेंट विजन लॉस हो जाए। तो यहाँ पे यानी कि परमानेंटली वो आईसाइट जा सकती है। तो प्रॉब्लम ऑब्वियस ही बात है आने वाले टाइम पर बन सकती है बच्चे के लिए। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि देखो, यहाँ पर ये माना जाता है
कि अगर सन के एक्सपोजर में यानी कि सनलाइट मिले बच्चे को, सनलाइट के साथ साथ एक हेल्दी बैलेंस यहाँ पर रहे लाइफ के अंदर में, तो इस मायोपिया को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करके रखा जा सकता है, टैकल किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम पर सिचुएशन उल्टा है। जो बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली शहर वाले एरियो में, अर्बन एनवायरमेंट्स के अंदर, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगा रहे हैं, इंडोर गेम्स में। ठीक है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर के अंदर मोबाइल के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, लैपटॉप्स के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो फोकस दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रही है राय कि लोग बच्चे जो हैं वो घर में हैं। ठीक है, घर के अंदर यहाँ पर जो लेजीनेस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बुक्स में देखना, टेलीविज़न पर देखना, फ़ोन्स पर सही से देखना, लैपटॉप्स पर यहाँ पर देखना, और लंबे समय से ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और कोविड-19 के टाइम पर ये चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। आउटडोर का मामला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बच्चा बाहर निकलना यहाँ पर छोड़ चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से मोबाइल फ़ोन्स की तरफ अपने आप को बढ़ा लिया है। तो इसकी वजह से भी जो मायोपिया है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई। उसके बाद बताया ये गया कि देखो, ये जो पेंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस से पहले की, तो उससे पहले भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, तो नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक से, यानी इस पेंडेमिक से पहले भी हम लोगों ने देखा यह है कि कुछ स्कूल चिल्ड्रंस हैं ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर, उनके अंदर ये मायोपिया है। 80 to 90% बच्चों के अंदर ये मायोपिया देखने को मिला है। ठीक है, और जिसमें से 20% लोगों के पास में हाई मायोपिया था, बहुत ज़्यादा हायर था, और चांसेस थे कि यहाँ पर उनका जो विजन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, उन सब ने फोकस ये किया कि हम लोग अपने बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर के अंदर लेकर आएँ। ठीक है, सनलाइट के अंदर बच्चा है, थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकले, खेले कूदे। और इसी चक्कर में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यहाँ पर एक वार्निंग जारी करी ग्लोबल मायोपिया को लेकर। इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो मिलियंस ऑफ बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आज के टाइम पर उनकी आईसाइट जा सकती है, वो खतरे में है। तो यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्शन दिया, और एक अनुमान लगाते हुए ये बोला कि आने वाले टाइम पर लगभग 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो मायोपिक हो जाएगी 2050 तक। ठीक है, तो 50% यानी कि आधी जनसंख्या 2050 तक ये मायोपिया से सफ़र कर रही होगी, ऐसा WHO बोलता है। प्लस यहाँ पे बोला कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर भी आप लोग देख पाओगे जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन, मतलब ईस्ट एशिया के कंपैरिजन अगर हम लोग भारत की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको मायोपिया देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो लगभग हर 30 में से जो एक बच्चा है वो यहाँ पर मायोपिया से सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी जो स्टडी हुई है, उस सर्वे के अंदर पता ये चला कि 1.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन जो तेलंगाना के अंदर हैं और कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, वो सब यहाँ पर मायोपिया से सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन की गई। और इसका जो प्रेवलेंस है वो यहाँ पर मतलब देखो थोड़ा सा कम है दूसरे एरिया के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर है ये प्रॉब्लम भी। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो भारत की पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पर अभी भी काफ़ी सारी रूरल एरियाज़ के अंदर रहती है, यानी कि गांव वाले एरियाज़ में रहती हैं। लगभग 65% की पॉपुलेशन गांव वाले एरियाज़ में है। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मायोपिया भी बढ़ रहा है, यानी शहर वाले एरिया में मायोपिया आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। शहर वाले एरिया में मायोपिया दुगना है, ऐसा यहाँ पे बोला गया एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। प्लस एक स्टडी ने यहाँ पर यह बताया कि जो साउथ एशियन चिल्ड्रन आपको देखने को मिल जाएंगे यूके में, ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ एरियाज़ के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अर्बन स्कूल्स और जब आप लोग रूरल स्कूल्स के बारे में चर्चा करते हो ना, तो अर्बन स्कूल्स के अंदर बच्चे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मतलब शहर के अंदर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर आप देख पाओगे बच्चे मायोपिया से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और जो गाँव के अंदर स्कूल्स हैं वहाँ पर मायोपिया वाले बच्चे बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बताया गया कि अब मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो बहुत सारे ट्रीटमेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ यहाँ पर स्पेक्टिकल्स का यानी कि चश्मों का यूज़ किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी इशूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर इसको प्रिवेंट करना, इसको रोकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोकने का जो तरीका है वो बहुत ही सस्ता है, यानी कि मायोपिया होने से पहले ही आप लोग इसको रोक सकते हो, और वो बहुत सस्ता है, उसमें कुछ पैसा ही नहीं जाएगा। क्या है कि बच्चे को आज के टाइम पर एंकरेज किया जाए कि वो पार्क में जाए, ठीक है, थोड़ा प्ले करे, आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बच्चों ने, ठीक है। स्कूल्स यहाँ पर इंश्योर करें कि बच्चों को एक प्रॉपर सनलाइट मिले। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ये काम कर लिया जाए तो अगेन यहाँ पर जो ये मायोपिया है वो वाली कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है।
आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर भले ही मायोपिया अभी कम हो, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो आज के टाइम पर टाइम यही है कि इसके ऊपर आप एक्ट करो और एक एक्शन लो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बॉक्सिंग डेज़ को लेकर चर्चा करता है। आपको पता होगा कि जो निखत जरीन है, ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पर एक वर्ल्ड टाइटल जीता है बॉक्सिंग के अंदर में। तो ये आप लोग देख पाओगे, जो निखत जरीन है ये 5वीं इंडियन वेमेन बॉक्सर बनी हैं जो कि यहाँ पर एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह देखी जा रही हैं। इनसे पहले MC मैरी कॉम यहाँ पर आप भी देख पाओगे 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं बॉक्सिंग के अंदर में, साल 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में और 2018 में। उसके बाद में सरिता देवी हैं, 2006 में ये चैंपियन बनी। उसके बाद में यहाँ पर जेनी RL 2006 में चैंपियन बनी, लेखा केसी 2006 में चैंपियन बनी, और इसके बाद अभी यहाँ पर 2022 में निखत जरीन एक लंबे समय बाद यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनकर निकल कर आई हैं, 5th इंडियन वेमेन बॉक्सर निकल कर आई हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। बस खाली इतना आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। UPSC डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, बट यहाँ पर हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पर हो भी सकता है, तो आप लोग ध्यान भी रख सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं, अगले एडिटोरियल पर आते हैं। जो आज का नेक्स्ट एडिटोरियल और लास्ट एडिटोरियल है, ये बात करता है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो पहले तो ऑथर ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया। पहले तो हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो, बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखो एक चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ों को बताती है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो क्या है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो अलग अलग वैराइटीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। खासकर बायोडाइवर्सिटी जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो भी लिविंग थिंग है, जो भी यहाँ पर जी रहा है, जिसकी सांसें चल रही हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल, ह्यूमंस, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि प्लांट्स के अलग अलग वैराइटीज़ हैं, एनिमल्स के अलग अलग वैराइटीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज़ हैं। ये सब कुछ आपको बायोडाइवर्सिटी ही के अंदर देखने को मिलता है। अब ऑथर ने यह एडिटोरियल लिखा है क्यों? क्योंकि अभी 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कल के दिन हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया है। तो ऑथर ने इसी दिन को याद रखते हुए बोला कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो बायोडाइवर्सिटी के बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि देखो, पेंडेमिक के बाद अगर हम लोग बात करें, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। इन्होंने सबसे पहली बात ये बताया कि आज के टाइम पर एनवायरनमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा इशू बनकर आया है। जो क्लाइमेट चेंज है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट वगैरह है वो सब कुछ बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी की वजह से हमारे लैंड्स वगैरह सब कुछ बेकार हो रहे हैं, हमारा बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रहा है, देश के अंदर मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण बढ़ रहा है, हंगर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया कि क्लाइमेट चेंज अभी भी यहाँ पर एक सबसे खतरनाक क्राइसिस है जो कि आज के टाइम पर हम लोग फेस कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी पेड़ को काटा जा रहा है, और पेड़ कट रहे हैं, तो इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो काम क्या करना होगा भाई? उनको रिस्टोर करना होगा। जो पेड़ काट दिएगा उनको रिस्टोर करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ये जो लैंड वगैरह है वो सब डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा। देखो, आज के टाइम पर यही काम कर सकते हैं, प्लांट्स को जितना ज़्यादा से लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, उसके बाद ही क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगा, ये कम हो पाएगा। और हम अगर बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करें, यानी कि मेंशन किया गया अगर बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर इसके लेकर इस चीज़ को लेकर कि हमारे अपने एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर भारत पहले काफ़ी सारे अकॉर्ड्स को साइन कर चुका है। पेरिस एग्रीमेंट हम लोग कर चुके हैं, आपको पता होगा, जहाँ पे हमारा फोकस है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद में एक डायरेक्ट कनेक्शन आपको बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज का देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? सभी लिविंग थिंग, मैंने आपको बताया। क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, प्लांट्स वगैरह, जो भी ट्रीज़ वगैरह वो सब डैमेज हो रहे हैं, प्लांट्स ट्रीज़ डैमेज होंगे, इंसान भी नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। इनका आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिस चीज़ को देखते हुए भारत ने ग्लासगो के अंदर जो समिट हुई थी रिसेंटली 6 महीने पहले, आपको पता होगा, तो उस ग्लासगो समिट के अंदर भारत ने फोकस किया था कि हम लोग पोल्यूशन को कम से कम करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को वापस से रिस्टोर करेंगे। उसी प्रकार से हमारा फोकस ये है कि हम लोग अपने मिट्टी, एग्रीकल्चर वापस इसको नया करें, हंगर को ख़त्म कर सकें, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड तो करती हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। फोकस करने के साथ साथ आपको बायोडाइवर्सिटी को रिटर्न करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को एक प्रोटेक्शन देनी होगी, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया।
उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करते हैं तो अगर यहाँ पे सारी चीज़ें वापस से लौट कर आती हैं, एनवायरमेंट के ऊपर अगर हम लोग प्रोटेक्शन को लेकर काम करते हैं तो इससे मिलियंस ऑफ जॉब्स निकल कर आएंगी, फार्मिंग सिस्टम हमारा मजबूत होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पर लाइवलीहुड जनरेट होता हुआ नजर आएगा, लोग यहाँ पर थोड़ा कमा पाएंगे। ये सारी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को एक प्रोटेक्शन दे दो। तो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा मजबूत करना यहाँ पर ज़रूरी है, और इसी को लेकर हमारे पास एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग करके। ठीक है, अब ये जो मिशन है इसका मेजर फोकस ये है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन आज के टाइम पर सही से काम कर नहीं पा रहा है। तो इस मिशन के अंदर क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इन दोनों को साथ में हम लोग लेकर आ सकते हैं, साथ में कोलैबोरेट करके ये दोनों वर्क कर सकते हैं और इस मिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर फोकस रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो आज के टाइम पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट कर रखा है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको पता होगा। अब उन गोल्स को हमें अगर अचीव करना है तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे एनवायरमेंट को लेकर भी चर्चा की है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी चर्चा की गई है। तो ये इसके लिए हमें यह काम करना होगा, अपना जो ये मिशन है इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर आना होगा। उसके बाद ये जो मिशन है ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारे काम कर पाएगा, हमारे एनवायरमेंट को बचा पाएगा। पेंडेमिक की बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक ने इस मिशन को, यानी जिस मिशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस मिशन को यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिली नहीं है। अभी आप लोग देख पाओगे हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि कोविड-19 से जो भी इश्यूज़ निकल कर आए हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिली हैं, ठीक है, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं देखने को मिल रहा है, लोगों की जॉब चली गई हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, क्लाइमेट चेंज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्लाइमेट चेंज ने एक अलग से स्ट्रेस डाल दिया है लोगों के ऊपर में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के दौरान हम अगर फोकस करें एनवायरमेंट के ऊपर तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकल कर आ पाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल्स यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस चीज़ के अंदर में। और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो हम 22 मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करने का हमारा मेजर मकसद यही है कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकें, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्लस बायोडाइवर्सिटी का कनेक्शन क्या है, इंसान का नेचर के साथ में क्या कनेक्शन है, इसी को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हुए थोड़ा सा काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर इसको लेकर भी सारी बातें प्रॉपरली मिल चुकी हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे एडिटोरियल्स कवर और उसका टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट भी कवर हो गया है। उसके बाद में लास्ट में, क्योंकि आज मंडे है, मंडे में आपको पता है ऑलरेडी आर्टिकल्स काफ़ी कम आते हैं, और मंडे में खास बात यह है कि पूरा का पूरा जो बिज़नेस सेक्शन है वो नहीं आता, इकॉनमी का पेज नहीं आता। अब डायरेक्टली यहाँ पे आपको वर्ल्ड सेक्शन देखने को मिलेगा कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में पहला आर्टिकल आप ये देख पाओगे, छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है क्वाड मीटिंग के बारे में। आपको पता होगा क्वाड ग्रुप क्या है, 4 देशों का ग्रुप है जहाँ पे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज़ हैं। ये जो क्वाड ग्रुप है इनकी मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे में। अब यहाँ पर मीटिंग से पहले जब आप लोग देखोगे तो चाइना काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि चाइना यही बोलता है जो क्वाड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड ग्रुप ने अपना क्रिटिसिज्म दिखाया, आलोचना करी है, चाइना ने आलोचना करी है क्वाड ग्रुप की कि क्वाड ग्रुप यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट में चर्चा कर रहा है। जो क्वाड ग्रुप है इसको जो चाइना है वो मिनी नाटो बोलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया गया है चाइना के अगेंस्ट में। तो ये आप लोग देख पाओगे, मतलब कोई ज़्यादा खास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस खाली इसी को ध्यान में रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट आर्टिकल आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ पर मेंशन करता है इंडिया ने काफ़ी सारा सपोर्ट दिया है अभी श्रीलंकन पोर्ट पर ये सामान पहुँचाए। तो श्रीलंका को मदद करी अभी भारत ने। जो इंडिया का जहाज़ है वो अभी काफ़ी सारा रिलीफ, या जैसे कि चावल और उसके बाद मेडिसिन्स, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर पहुँच चुका है श्रीलंका में, इनके कोलंबो वाले एरिया में। और ये संडे में सामान पहुँचाया गया है ताकि जो श्रीलंका है वो थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे निकल सके। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि लगभग 9000 मैट्रिक टन चावल भेजा गया और 50 मैट्रिक टन मिल्क पाउडर भेज दिया गया है और 25 मैट्रिक टन ड्रग्स यानी दवाइयाँ भेज दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर श्रीलंका में भेज दी गई हैं ताकि श्रीलंका जो सफ़र कर रहा है वहाँ से निकल सके। और इस चीज़ को देखते हुए श्रीलंका ने अभी भारत को थैंक यू भी बोला है, तो वो इस आर्टिकल में कवर किया गया। तो ये थी हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और ये था हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको सारी एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अब फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो फर्टिलाइज़र डिक्लेरेशन जो न्यूज़ में देखने को मिला था 2015 के आसपास, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो यह ब्रिक्स से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। फर्टिलाइज़र डिक्लेरेशन यहाँ पर छठे ब्रिक्स समिट से संबंधित था जो 2014 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आपको ये फर्टिलाइज़र ही ब्राज़ील के अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर आपको 5 देश नज़र आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील के अंदर ये एरिया देखने को मिलेगा
जिसको मतलब फोर्टलेसा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर ये चर्चा की गई थी। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।